हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कुछ एडवांस लेवल टॉपिक्स की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। और ये एक स्पेशल डीपीपीज़ है जो इंस्टीट्यूट्स में मिलती हैं फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री, और उसी के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस डीपीपी हैज़ अराउंड 43 क्वेश्चंस। चलो, सबसे पहला है 2 लीटर्स ऑफ एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो आपने KMnO4 लिया और इसमें लिया आपने 1.85 ग्राम ऑफ KMnO4 पर लीटर इज डीकलराइज बाय पासिंग सफिशिएंट SO2 गैस। तो SO2 गैस डालोगे तो क्या होगा बेटा, ये क्या बनाएगा, Mn+2 एसिडिक मीडियम है और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट आयन। अब ये कह रहा है फुल ऑफ द सल्फर फ्रॉम x ग्राम ऑफ FeS2 इज कन्वर्टेड इनटू SO2, देन फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें आपसे कह रहा है कि इसका 2 लीटर में पर लीटर है, तो 2 लीटर में कितना होगा, 2 लीटर में होंगे 1.58 इंटू 2 ग्राम्स। और इसमें आप देखो तो यहाँ पर आपका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना है इसका 158, तो इसके मोल्स हो गए 0.02 मोल्स। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट ऑफ के एम एन ओ फोर किसके बराबर करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ SO2 के बराबर करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 इंटू 5। ठीक है, ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट ऑफ SO2, तो x मोल्स ले लो इंटू n फैक्टर इज +4 से +6 दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 इंटू 5, x आ जाएगा 0.05। तो SO2 के मोल 0.05 है, और ये कहाँ से आ रहे हैं, FeS2 से। तो FeS2 से आपको क्या मिल रहा है, SO2। तो अगर SO2 के मोल हैं 0.05, तो इसके मोल रहे होंगे 0.025। ठीक है, तो अभी आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो FeS2 के जो मास आ जाएगा 0.025 इंटू मोलर मास ऑफ FeS2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 120। तो ये आ गया 3 ग्राम्स पर मोल। सिंपल क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट। आ जाओ अगला, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH वॉज बॉइल्ड विद एक्सेस ऑफ FeCl3। तो Fe+3 में आपने क्या डाल दिया, NH2OH। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2 प्लस N2O प्लस H प्लस H2O। ये ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज एस्टिमेटेड फॉर Fe+2। तो Fe+2 में आप रिएक्शन करा रहे हो किसकी, K2Cr2O7 की, और ये क्या बना रहा है, Cr+3 प्लस Fe+3। ये कितना है, 0.5, 0.5 m है, इसका एन फैक्टर 6, इसके इक्विवेलेंट इतने हो गए, मतलब Fe+2 के इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे, 3 इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 एंड, अच्छा अरे सुनो, उसमें वॉल्यूम तो बताया नहीं ना, 0.5 इंटू 6 इंटू V, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब वो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ NH2OH एंड K2Cr2O7 आर द सेम। तो NH2OH में आप देखो n का ऑक्सीडेशन स्टेट x +3 - 2 -1 से किस में जा रही है, +1 में। तो एक इसमें 2 का चेंज है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर 2 हो गया। अब इसका एन फैक्टर 2 हो गया, तो यहाँ पर आप देखो इसमें क्या दिया है, बॉइल्ड 0.5, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NH4ONH2 सॉल्यूशन। ठीक है। हम्म तो देखो जितने Fe+2 के इक्विवेलेंट हैं उतने ही इसके होंगे और उतने ही इसके होंगे, बिकॉज Fe+2 का एन फैक्टर सेम है। तो अब इसने मोलैरिटी भी तो नहीं दी है, मोलैरिटी तो पूछी है। ठीक है, तो मान लो इसकी मोलैरिटी m है, तो हम ये जानते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। तो इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 0.5 इंटू 6 इंटू वी। तो जब तुम इससे v से v काटोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 3 या 1.5। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन, इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ
CuCl 0.1 मोल AgCl इज एडेड। तो देखो CuCl है आपके पास, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, और ये क्या बना रहा होगा Cu प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें आपने क्या डाल दिया AgCl। AgCl सॉलिड भी क्या बनाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब वो आपसे कह रहा है रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच, देन KSP ऑफ CuCl इज। तो ये तो तुम जानते हो कि लास्ट में है ना इक्विलिब्रियम तो हो गई, मतलब CuCl ने बनाएगा Cu प्लस प्लस Cl माइनस, AgCl बनाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो S प्लस एक्स, ठीक है। तो S इंटू एस प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस एस, ये किसके बराबर है, ये KSP के बराबर है CuCl के। और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻−10, और Ag प्लस दे रखा है आपको, x दे रखा है, इसे डिवाइड कर दो तो S अपॉन एक्स। अगर आपको Ag प्लस दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻−7, तो x प्लस एस की वैल्यू आ जाएगी कितना 10⁻−3, है ना, 10⁻−3 आ जाएगी। और इसका मतलब Cl माइनस आपका इतना है, आपसे पूछा क्या है, रिजल्टेंट इज इतना, KSP ऑफ CuCl इज, तो x प्लस एस आपको दे रखा है 10⁻−3, तो आपको इसमें s निकालना है। तो s कितना आ जाएगा, s तो आ ही नहीं पाएगा। और s आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, आपको x पता है, तो s तो कितना हो गया, s टेंड्स टू 10⁻−3, बिकॉज x इज इतना, और s इंटू एस प्लस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻−3 इंटू एक्स प्लस एस इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻3, 10⁻6। तो KSP फॉर CuCl इज 10⁻6, है ना, तो ये तो आप कर ही देंगे। अगला क्वेश्चन है 40 ml ऑफ 0.35 m NaOH। तो आपने NaOH लिया, ये कितना हो गया 40 इंटू 0.35 या 3.5 इंटू 4, 14 मिली इक्विवेलेंट होगा इसके, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट मिली मोल ले लो। और H3PO4 के इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए 50 इंटू 0.6 या 30 मिली इक्विवेलेंट हो गए। अब आप देखो, जब आपने H3PO4 लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया NaOH, तो ये क्या बनाएगा NaH2PO4, ये बनाएगा, ठीक है। और चलो पहले तो देखते हैं ये कितना है 30, और ये कितना है 14, इसमें से 14 गया 0, इसमें से 14 गया 16, ये कितना बच गया 14। अब देखो ये आगे, ये बफर है क्या, हाँ ये बफर तो है ही, ये 30 है, ये 14 है, तो आपका जो pH होगा वो क्या होगा, pH इक्वल टू pK1 कितना हो गया 3 प्लस लॉग ऑफ 14/16। बस इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन इसको देख लेते हैं, pH इक्वल टू 3, 14/16 का लॉग ले लो आप, तो -0.057, 3 पॉइंट, और H3PO4 था कितना 30 मिली इक्विवेलेंट था। आई एम सॉरी यार, ये मैंने मोलैरिटी ले लिया, वही तो हो गया, आई एम सॉरी। तो इसके अंदर है ना अपने को क्या करना था, ये आप देखो यहाँ पे ये मिली इक्विवेलेंट है ना, मैंने मोल ले लिया है। तो आप देखो अगर इसके मिली इक्विवेलेंट है तो मिली मोल कितने हो जाएंगे, इसके मिली मोल हो जाएंगे 10। अब आप देख लो, ये 10 और ये 14, तो 10 में से 10 गया 0, ये 4, और यहाँ कितना बन गया 10, ठीक है। अब दोबारा से H2PO4 माइनस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा HPO4 2 माइनस प्लस H2O। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 4, ये 0 हो गया, 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ पर फिर से 4 हो गया, तो अब ये वापस बफर हो गया।
तो पी एच क्या हो गया, पी के टू कितना है 8 प्लस लॉग ऑफ 4/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 4/6 का लॉग ले लो, -0.17, तो 8 -0.17 इज 0.17 इज 7.83 के आसपास। सो यू गेट दिस आंसर एज 7.83। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 ग्राम मेटल, तो ये M+2 है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो M मिलेगा। तो अब आपका मोलर मास मान लो, मोलर मास कितना हो गया M, तो मेटल के मोल कितने हो गए 1/m। तो 1/m, जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हो तो 1 मोल M बनता है। तो अगर 1/m मोल M बन रहा है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन आपने पास किए, 2 × 1/m। ठीक है, तो और ये मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1.81 इंटू 1022 अपॉन 6 × 1023। तो m की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 2 × 6 × 1023 अपॉन 1.8 इंटू 1022। तो हो गया 10, और ये हो जाएगा 20, 200/3, 200/3 तो 66.7 आ जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ 0.2 mn AgNO3। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जो AgNO3 में कितना है 0.2 m, और बेरियम नाइट्रेट में कितना है 0.1 है। तो अब आप देखो इसमें लैम्डा Ag दे रखा है, तो इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस 0.2 और 0.2, इसको तोड़ोगे तो Ba2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस 0.2 और 0.1। तो सॉल्यूशन में है ना NO3 2 माइनस कितना हो गया, NO3 माइनस 0.3 हो गया, और Ag प्लस हो गया 0.1, Ba+2 हो गया 0.1। ठीक है, तो आपको कप्पा पूछा है, तो लैम्डा एम क्या होता है, देखो ये साइमन मीटर स्क्वायर में है, तो लैम्डा एम होता है कप्पा/c, जहाँ ये आप है ना इसको कप्पा को निकाल लो, अ, तो कप्पा की यूनिट आपकी हो जाएगी 1/r, साइमन इंटू मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। तो इसको रख दो साइमन इंटू मीटर, और इसको किस में रख दोगे, मोल पर मीटर क्यूब। तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा, कप्पा कप्पा है कप्पा का, कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है ना, कप्पा तो निकालनी है यार। तो कप्पा नेट निकालो, कप्पा किसके बराबर आएगा, कप्पा Ag प्लस प्लस कप्पा Ba+2 प्लस कप्पा नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो कप्पा नेट निकाल सकते हो, कप्पा कैसे आएगा, लैम्डा एम इंटू सी। तो लैम्डा एम ले लो, ये कितना है 6 × 10⁻³ इंटू सी, पर सी को कर देना मोल पर मीटर क्यूब, है ना। तो मोल पर लीटर 1 लीटर होता है, इसका -3, तो ऊपर आएगा इंटू 10⁻³ प्लस कप्पा Ba+2 13 × 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ प्लस कप्पा नाइट्रेट 7 × 10⁻³ इंटू 0.3 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना, ये आएगा आपके पास 0.6 प्लस 1.3 प्लस 2.1, 2.1, 2.4, 3.464, 5.3 आ रहा है क्या, 2.1 Ba2 प्लस कितना है 13 × 10⁻³ इंटू
0.1, ठीक है, Ba2+ का आ गया, NO3 लैम्डा में Ag 6 इंटू उसका -3 इंटू 0.1 इंटू 10⁻3, ये भी ठीक है 0.6, और ये आएगा 7 इंटू 10⁻3 इंटू 0.3 10⁻3 2.1। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बैठ रहा है यार? मेरा आंसर बैठ जाएगा इसके अंदर AgNO3.2 है क्या? हाँ यार, इसलिए तो नहीं आ रहा। AgNO3.2, आई एम सॉरी। और ये 0.2 है, सारा ही गड़बड़ हो गया, 0.2 0.4 हो गया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसमें 0.2 कर दो Ag वाले में, ठीक है। और NO3 वाले में आप कर दोगे इसको 0.4, कहाँ पर गया, ये रहा 0.4। तो अब तुम इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 1.3 प्लस 2.8, है ना। तो 3.1 4.1 5.3, एग्जैक्टली आंसर इज ए ऑप्शन। Addition of water to which of the following equilibria causes it to shift in the backward direction? तो देखो आप है ना, फर्स्ट वाला देखो, प्योर वाटर है तो Q क्या होगा, मोल्स ऑफ CH3NH3 प्लस अपॉन V इंटू मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन V। प्योर लिक्विड है, नहीं ले रहा, तो मोल्स ऑफ CH3NH2 अपॉन V। तो Q कितना आ रहा है, ये आ रहा है N अपॉन V के प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब V बढ़ाऊंगा तो Q कम होगा, Q कम होगा तो रिएक्शन अपने आप कहाँ पर आ जाएगी, फॉरवर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो, नेक्स्ट आप देखो AgCl सॉलिड, ये क्या बना रहा है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो आपको तो बैकवर्ड चाहिए ना, N/V इंटू N/V। तो V बढ़ाओगे तो Q कम होगा, तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद HCN प्लस H2O, तो यहाँ पर वापस Q क्या होगा, H3O प्लस इंटू अपॉन वी इंटू CN माइनस अपॉन वी अपॉन HCN/V वापस। तो D ही बैठेगा आपका, देखो यहाँ पे डाई एन, यह आएगा N/V, डाई एन का स्क्वायर इंटू इसका N/V अपॉन इसका N/V इंटू CL माइनस का क्यूब। तो जब तुम ये करोगे तो तुम देखो इसमें यहाँ पे V/N के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्यू, मतलब V बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो रिएक्शन अपने आप कहाँ पर आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने लिए नेक्स्ट हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 50 ml ऑफ 20.8 वेट बाय वॉल्यूम BaCl2। तो BaCl2 जब आप मिक्स करोगे तो इसका 100 ml में 20.8 है तो 50 में कितना हो जाएगा, है ना। तो 20.8 इंटू 50/100, BaCl2 का इतना मास आएगा, और H2SO4 का कितना मास आएगा, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 100/100। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 20.8 इंटू 0.5, और इसका मोलर मास है 208। तो ये करोगे तो इसके मोल आ जाएंगे, किसके मोल आ जाएंगे तुम्हारे पास, BaCl2 के। और अगर तुम आ जाते हो किस पर, H2SO4, तो H2SO4 के मोल कितने आ जाएंगे, 9.8/98, जो कि कितना हो गया, 0.1। तो अब तुम देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 0.05, और इसके आ रहे 0.1। अब BaCl2 टूट जाएगा किस में, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो 0.05 इंटू 2.1, H2SO4 H प्लस 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन 0.2 और 0.1। तो यहाँ पर अब H प्लस की फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई वो तुम देख लो, 50 और 100 150, और H2SO4 H प्लस के मोल हो गए 0.2 अपॉन 150 0.15, या 2/20/15, या 4/3, ठीक है। Cl माइनस की कितनी हो गई, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.15, या 10/15, या 2/3, या 0.667, है ना। तो इस तरीके से तुम सारे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ HCl
और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 एंड 3.65% बाय वेट। तो लेट वॉल्यूम ऑफ HCl कितना ले लूँ, V। अब इसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, है ना। तो इस HCl का मास हो गया सॉल्यूशन का 1.2 इंटू वी ग्राम, और उसमें HCl का मास कितना हो गया, इंटू 0.0365। क्यों भैया, 3.65% है, तो इतने सॉल्यूशन में HCl का मास इतना हो गया। और इसमें आप रिएक्शन लगा रहे हो, MnO2 प्लस HCl क्या दे रहा है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, MnO2 से MnCl2 लेके आओ, प्लस 4 से प्लस 2, वहाँ पे Cl2, तो इसको बैलेंस करोगे तो ये बैठेगा MnO2 प्लस 4HCl। देखो बैठ रहा है क्या, 2H2। तो अब आपको HCl का मास पता चल गया, आपको HCl के मोल पता चल गए, 1.2 इंटू वी इंटू 0.0365 अपॉन 36.5। ठीक है, आपको इसके मोल पता चल गए, और एटलीस्ट 1.12 लीटर Cl2 लेना, और ये तो एक्सेस है। तो Cl2 के मोल हो गए 1.12 अपॉन 22,400 शुड बी इक्वल टू HCl के मोल 1.2 वी इंटू 0.0365 अपॉन 36.5 इंटू 1/4, है ना। ये अपॉन 4 करोगे तो इससे V बचेगा। V कितना हो जाएगा, आप देखो, तो आप देखो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.12 इंटू 36.5, है ना। तो यार इंटू 4 डिवाइड बाई 1.2, 0.0365, फिर 22,400, तो यार है 166.7। तो V इज़ 166.7। तो अब इतने तो लेने ही पड़ेंगे ना तुम्हें, इससे ज़्यादा लोगे तो और आ जाएगा। तो V शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 166.7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार आंसर आ जाएगा, सही है। उसके बाद अब pH ऑफ 0.01 m। अब pH ऑफ 0.01 m एसिड HX इज 2। तो बेटा HX है 0.01 m, और इसका pH 2 है, मतलब ये तो पूरी तरह आयोनाइज हो रहा है ना। HX क्या बना लेगा, H प्लस प्लस एक्स माइनस, तो अगर ये 10⁻⁻2 m है तभी तो pH इतना आ रहा है, तो मतलब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। और ACl, अगर एक बेस लेता हूँ A प्लस, इसमें H2O लेता हूँ, तो ये क्या बनाएगा, AOH प्लस H प्लस, तो इसका pH भी 2 है। तो अगर ये 0.01 है, तो 0.01 माइनस एक्स, यहाँ एक्स और एक्स, है ना। और आप सोचो इसमें जो H प्लस है ना, वो तो बहुत ही कम है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब ये भी लगभग पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, ये पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब इसका जो के है, जो के है वो क्या होगा, KW अपॉन KB ऑफ AOH, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, मतलब ये बहुत कम रहा होगा, वेरी कम रहा होगा। तो मतलब AOH इज़ अ वेरी वीक बेस एंड HX इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HX इज़ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड, AOH इज स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, HX इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड AOH इज अ वेरी वीक बेस, सी ही ठीक बैठेगा। तो गलत पूछें तो आपसे क्या आ रहा है, आपके पास ABD, ये तीनों गलत आ रहे हैं। अगला कह रहा है एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज ये। तो आपसे कह रहा है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इतना। तो आप देखो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये क्या बना रहा है,
H2O लिक्विड, तो इसकी फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? डेल्टा जी फॉर्मेशन है -257.20 किलो जूल, ये दे रखा है। वाइल दैट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, H2O लिक्विड क्या बना रहा है? H प्लस प्लस ओ एच माइनस, इसका डेल्टा जी कितना है? 80.35 किलो जूल पर मोल। देन टेक एफ एच, सेल का पूछ रहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप देखो इसमें रिएक्शन ले लो, ये है एनोड, तो एनोड पे क्या होगा? H2 क्या दे रहा है? 2H प्लस प्लस 2E, ये एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। और कैथोड पे क्या होगा? OH माइनस, 4OH माइनस क्या डाल देगा आपको? ये देगा आपको O2 प्लस H2O, 2H2O है ना, 4OH, यार ये दो का चेंज आ रहा है ना, दो दो चार, तो प्लस 4E, इसको दो से कर दो तो 2H2 दे रहा है 4H प्लस प्लस 4E। तो तुमने एनोड और इसको उल्टा लिख दो है ना, ये ऐसा होगा वापस O2 प्लस 2H2O प्लस 4E क्या बना रहा है? 4OH माइनस, और 2H2 क्या दे रहा है? 4H प्लस प्लस 4E। ठीक है, तो अब इसको करोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O क्या दे रहा है? 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। तो चलो एक बार अपन इसका डेल्टा जी निकाल लेते हैं। ये यार ये रिएक्शन है ना, मुझे इससे बनानी है, तो आप देखो 2H2O कर दूं, इसको 2H2O कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। अगर 2H2 प्लस हाफ O2 दे रहा है 2H2, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। और H2O क्या दे रहा है? H प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो 4 चाहिए, 4H2 दे 4H प्लस 4OH माइनस, इसको ऐड करोगे तो बैठेगा ये, बैठ तो जाएगा 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। तो इसमें आप देखो ये जो डेल्टा जी आएगा ये कितना आएगा? -257.2 इंटू 2 प्लस 80.35 इंटू 4, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? -NF E0, तो ज़ीरो। इसमें आप चेंज देखो, यही बैठ रहा है यार, ज़ीरो से -2, तो एक में दो का चेंज, दो में चार का चेंज, इज इक्वल टू -4 इंटू एफ इंटू E0 सेल। तो डेल्टा G0 निकाल लोगे सेल का। अब एक्चुअली इसने पर मोल दिया है, लेट अस सी, क्योंकि डेल्टा G0 विल डिपेंड कि तुम कैसे रिएक्शन को लिखते हो, ठीक है। तो देखते हैं अपन, 257.2 इंटू 2 है ना, ये कितना आ गया? ये -80, 514.4, 80.35 इंटू 4, 514.4, ये आ रहा है -193। तो -193 आएगा अगर ऐसे लिखते हो, 193 है नहीं, तो अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर दूं, H2, जैसे अगर यहाँ H2 ही लिखा है, तो अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा जी आ जाएगा कितना? डेल्टा जी आ जाएगा 193/2 या -96.5, ये आ जाएगा। और E0 तो इंटेंसिव ही आएगा, वो तो उस पर डिपेंड नहीं करे रिएक्शन कैसे लिख लो, तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा। तो वैसे मैंने इस फॉर्म में से लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक H2 दिया है, तो मैंने इसमें दो लिए थे, तो मैंने उसको एक H2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। करेक्ट आंसर शुड बी बी एंड सी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स, सो अब आप ये समझते हो कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टिव मेट्रिक टाइट्रेशन, ये बात ठीक है। तब आप देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपने लिया लैम्डा एम, आपने ए में बी डाला, तो जब HCl में NH3 डालते हो तो शुरू में कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि ये क्या बनाएगा? NH4Cl, और शुरू में क्या प्रेजेंट था? H प्लस और Cl, तो H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय NH4 प्लस, NH4 प्लस की कंडक्टेंस कम होती है तो गिरेगी। और लास्ट में जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो NH3 डालोगे, तो NH3 इज अ वीक बेस, इट वोंट आयोनाइज, तो ऐसे टाइप का ग्राफ आएगा, तो ए इज करेक्ट।
बी है NaCl एंड AgNO3। तो बी है NaCl एंड AgNO3। तो आप देखो इसमें सबसे पहले अगर आप NaCl में AgNO3 डालते हो तो आपको मिलता है AgCl PPT प्लस NaNO3। तो एक्चुअली Cl जो है ना वो किससे रिप्लेस हो रहा है, नाइट्रेट। ठीक है, तो Cl इज बीइंग रिप्लेस बाय नाइट्रेट, तो लगभग इनकी जो होती है ना वो लगभग क्या होती है, क्लोज होती है। तो इस कारण से Cl और नाइट्रेट को देखोगे तो यहाँ पे क्या क्लोज से भी क्या होगा, आपने NaCl और ये डाला तो Na प्लस Cl माइनस था, ये डालोगे तो AgCl हो गया और NaNO3 हो गया, है ना। तो आपका मुझे इसमें Cl की चाहिए होगी और मेरे को नाइट्रेट की चाहिए होगी, है ना। बिना इसके आप कर सकते हो क्या, बिना इसके थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेटा बेस तो होना ही चाहिए, है ना। मैं आपको डेटा के बेस पे बता देता हूँ और फिर याद रख सकते हो। वैसे तो क्लास में रटा देते हैं बट अभी मुझे भी एज सच इन दोनों का ये डेटा एग्जाम से याद नहीं है ना। तो ठीक है, लेट अस सी कि अगर ये बराबर भी होता तो ये घटता, है ना। और लास्ट में फिर रिएक्शन पूरी होने के बाद जब AgNO3 डालोगे तो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटना चाहिए, तो उसके बाद एकदम बढ़ना चाहिए। तो देखो Cl की थोड़ी ज़्यादा ही होती है नाइट्रेट से, तो हाँ ये घटना चाहिए, सही कह रहे। Cl की नाइट्रेट से ज़्यादा है तो घटना चाहिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप AgNO3 डालोगे तो वो और ज़्यादा नाइट्रेट आयंस रिलीज करेगा, तो ये होना चाहिए। ये तो नहीं बैठेगा। उसके बाद NaOH और HCOH, तो NaOH में जब आपने क्या डाला HCOH, तो ये क्या बनाएगा HCOO माइनस और Na प्लस और वाटर। तो देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले Na और OH था, NaOH इज रिप्लेसिंग HCO, OH इज बीइंग रिप्लेस बाय HCO माइनस, इसकी कम होती है OH से तो कंडक्टिविटी ड्रॉप करेगी। और लास्ट में जब इक्विवेलेंस आएगा फिर आप HCOH डालोगे तो वीक है, तो उसमें कोई खास आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो दिस इज करेक्ट। लास्ट है BaCl2 एंड सल्फेट। तो अब इसमें है ना अपन देखें सल्फेट आयन, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो अगर आपने ए में डाला है ना BaCl2 और फिर आपने क्या डाला है Ag2SO4, तो होगा क्या Ba2 प्लस 2Cl माइनस, ये टूटा था और ये क्या बनाएगा Ag प्लस और SO4 2 माइनस, तो पहले ये था एंड दिस इज बीइंग रिप्लेस बाय BaSO4 प्लस 2AgCl। तो यहाँ तो भारी गिरावट है भैया, दोनों पीपीटी बन गए तो दोनों गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो भारी गिरना चाहिए। और जब लास्ट में आप फिर क्या डालोगे Ag2SO4, तो Ag2SO4 फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए, है ना। तो इस कारण से आपका ग्राफ ऐसा कांस्टेंट नहीं आएगा, फिर बाद में तो क्या होगा, बाद में तो बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो अपन समझ ही पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये अपने पास नेक्स्ट आ गया, क्योंकि BaCl2 बचेगा ना, पीपीटी बना लेगा BaSO4 AgCl और फिर डालोगे तो Ag2SO4 तो टूटेगा ही, तो सल्फेट बढ़ेगा, तो ये ऐसे जाना चाहिए, तो डी भी नहीं बैठेगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द pH ऑफ अ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस इज 11। तो एक वीक बेस है BOH और इसका 0.1 m है, और इसको आपने तोड़ा, क्या बनाया इसने B प्लस और OH माइनस, ये एक्वस आ गया, ये एक्वस आ गया, और 0.1 माइनस x और x, खैर ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन तो OH माइनस तो काफ़ी ज़्यादा है, 10 की पावर माइनस 3 m है। जब आपने इसको डाइल्यूट किया मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फिर है ना OH माइनस पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा, ये चीज़ है ना, ये चीज़ डिक्रीज होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, तो X भी बढ़ेगा और V तो बढ़ ही गया, बट V का इफेक्ट डोमिनेंट है, इसलिए OH माइनस की फाइनल मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पर इनिशियल से क्या आएगी, कम ही आएगी, इनिशियल से कम ही आएगी, वॉल्यूम डोमिनेट करता है, तो इस कारण से
ओ एच माइनस जो है ना वो जो है कम हो गया, तो 14 से तो और कम कर लो, 10 8 ऐसे कुछ हो गया, तो ओ एच माइनस तो क्या हो गया, कम हो गया, ये ठीक है। पी एच आपका क्या हो गया, देन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी ओ एच माइनस बढ़ा नहीं, कम हो गया है ना, इट डिक्रीजेस। पी एच इंक्रीज हो रहा है, नहीं पी एच तो डिक्रीज होगा क्योंकि ओ एच माइनस कम हो गया, तो पी एच शुड डिक्रीज। उसके बाद अल्फा डिक्रीज, जी नहीं, अल्फा तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ेंगे, इसके एक्स बढ़ रहा है, फाइनल मोलैरिटी कम हो रही है वी के कारण, पर एक्स तो बढ़ेगा ही क्योंकि फॉरवर्ड आई, तो अल्फा इंक्रीजेस, ये भी इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ एच प्लस इंक्रीजेस, अब आप सोचो कि एच प्लस क्या बढ़ रहा है क्या, तो आप जानते हो कि एच प्लस इंटू ओ एच माइनस किसके बराबर है, के डब्ल्यू के, और के डब्ल्यू कितना हो गया, 10⁻⁻14, तो तुम सोचो ओ एच माइनस पहले से क्या हो गया, कम, तो एच प्लस तो ज़्यादा ही आया होगा, तो एच प्लस ज़्यादा आया है, एच प्लस ज़्यादा आया है मतलब एच के जो मोल है अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो तुमने बढ़ा दिया, तो मोल ज़्यादा ही बढ़े होंगे, तभी एच प्लस फाइनली ज़्यादा आ रहा है कंस्ट्रेंट से, तो डी इज़ करेक्ट एक्चुअली। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट शुड बी ए बी सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, H2PO2 माइनस एंड HCO3 माइनस आर एम्फीप्रोटिक, जी नहीं, H3PO2 जो होता है वो एक ही H लूज कर सकता है, आप देखो उसमें ये ऐसा होता है, तो उसमें आई एम सॉरी, ये तो एक ही H लूज कर सकता है, दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक क्या होता है, जो H प्लस दे भी सके और ले भी सके, तो ये ले सकता है, दे तो नहीं सकता, तो ये हटा दो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कैन बी डिपेंडिंग ऑन मोलर मास, हाँ ठीक है, अगर रिएक्शन ऐसी है तो एक एन फैक्टर है, अगर रिएक्शन ऐसी है वो सब आपको डिपेंड करके बताएगा, तो ये 2 एन फैक्टर है, अगर रिएक्शन ऐसी है तो एक 3 एन फैक्टर आ जाएगा, है ना। के एम एन ओ फोर एज मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेट इन एसिडिक, जी नहीं, के एम एन ओ फोर माइनस किस में जाता है, एम एन प्लस टू, तो प्लस 7 से प्लस 2 एन फैक्टर इसका कितना हो गया 5, तो एसिडिक मीडिया में तो इक्विवेलेंट मास इसका सबसे कम होता है, मोलर मास बटे 5 होता है, ठीक है, तो ये तो सबसे कम होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एच एन एच टू जीरो एज मोर देन एन एच में -1 है, तो हाँ इसकी ज़्यादा होती है, तो आंसर वुड बी बी एंड डी इज ओनली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग the O2 would be liberated at the anode to dilute H2SO4 with PT electrodes, तो अगर आप H2SO4 लेते हो तो एनोड पर सल्फेट का तो देखो मुश्किल होता है, जब तक कि तुम बहुत ओवर वोल्टेज ना लगाओ, ये तुम करा सकते हो, बट उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना होता है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, इसमें आपका O2 निकल आएगा किस पर, एनोड पर, ये ठीक है। एक्वस AgNO3, तो NO3 माइनस का एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि NO3 में N इज ऑलरेडी एट +5, तो इसमें क्या होगा, H2 का ही होगा, क्या बना लेगा O2 प्लस 4H प्लस। डाइल्यूट H2SO4 विथ कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, कॉपर का ही बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कॉपर का ही क्या हो जाएगा, रिडक्शन, अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद एक्वस NaOH विथ Fe कैथोड एंड PT एनोड, तो देखो एनोड में कोई मतलब नहीं है, NaOH लेते हो तो NaOH में 4OH क्या दे रहा है आपको, 2H2O प्लस O2, तो O2 निकल रहा है, तो ए बी एंड डी में आपका O2 गैस रिलीज हो रही है। मार्क आउट द करेक्ट statements regarding electrolytic molar conductivity. It increases as temperature increases. तो हाँ, इलेक्ट्रिक मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाती है मीडियम की, तो इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। इट एक्सपीरियंसेस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आयंस अबाउट मीन पोजीशन, तो वाइब्रेशन ऑफ आयंस अबाउट मीन पोजीशन के से रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है कोलिजन के कारण। तीसरा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, हाँ ये बात ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग की भी, आपको याद है अपन मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी प्लॉट करते हैं, मोलर कंडक्ट तो वीक के लिए इस तरीके से आता है और स्ट्रॉन्ग के लिए हाकल इक्वेशन से आता है, तो सी आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी आपकी ड्रॉप होती जाएगी। और लास्ट है, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोलिटिक मोलर कंडक्शन, तो पोलैरिटी ज़्यादा रखोगे तो हाँ उसके अंदर मोलर कंडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ए सी
एंड डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चलो कल हम एक और डीपीपी सॉल्व करेंगे, इसी का अगला पार्ट। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।